गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार आपका अपना मेंटर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा उत्तर वैदिक सभ्यता। बट इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग इतिहास और हिस्ट्री से रिलेटेड एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग संपूर्ण हिस्ट्री, संपूर्ण इतिहास की बात करेंगे। उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना रखी है। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे कि लास्ट जो वीडियो हम लोग बना रहे थे वो वैदिक सभ्यता के ऊपर बना रहे थे, जिसमें मैं एक वीडियो ऋग्वैदिक काल के ऊपर बना चुका हूं, और आज हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लेटर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल। और इस उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट हैं, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के सोर्स की बात की जाए तो इसके जो सोर्स हैं वो दो सोर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला अथर्ववेद और दूसरा अगर हम लोग बात करें सतपथा ब्राह्मण। तो ये जो सतपथा ब्राह्मण और अथर्ववेद की बात करें तो ये इसके मेन सोर्स हैं जहाँ से इनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेटर वैदिक काल, अगर मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताऊं इसके बारे में, तो लेटर वैदिक काल जो है बिल्कुल आपका जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और जो वैदिक सभ्यता की हम लोग बात करते हैं उसी के एक्सटेंड है, उससे थोड़ा सा ये अपग्रेडेड है। यहाँ पे सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो समाज है, समाज को चार वर्गों में बांट दिया गया था। जैसे अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्गों में इसे बांट दिया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गोत्रों की शुरुआत भी की गई थी। पहली बार गोत्र की शुरुआत की गई थी। गोत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो लेटर वैदिक सभ्यता से, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। और यहीं पर राजा का पद जो है वो पावरफुल हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। यहाँ पे राजा जो है वो कैसा होता था? आनुवंशिक होता था, यानी राजा का बेटा राजा बनने की परंपरा जो है वो यहाँ से शुरू हो गई थी। अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे देश में ये जो भी आज के टाइम में ये जो क्षुद्रों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, अब तो उसे हम बात करें तो लगभग ये ख़त्म हो चुका है। पर जब हमारे देश में इंडिपेंडेंट के टाइम तक भी हमारे देश में जो शूद्र थे उनके ऊपर साथ जो व्यवहार था वो सही नहीं होता था। तो ये सभ्यता की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? तो लेटर वैदिक सभ्यता से ही हुई थी। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग लेटर वैदिक सभ्यता की बात करेंगे और उनके जोग्राफिकल कंडीशन की बात करेंगे। तो जोग्राफिकल कंडीशन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इस काल में जो आर्य हैं, आर्य जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आर्य का मतलब क्या होता है? वीर पुरुष। आर्य ने ऊपरी गंगा क्षेत्रीय पर भी कब्जा कर लिया था, यानी कि ये गंगा के किनारे भी इन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया था। इस काल में आर्य पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंच चुके थे। पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो भी इनके जो इंफॉर्मेशन की बात की जाएगी तो ये पूर्व क्षेत्र तक जा चुके थे और गंगा क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था गया है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों ने भारत के वृहद विभाजन की भी सूचना दी है। यानी कि जो भारत का विभाजन किया गया है, भारत के जो बंटवारे की टुकड़े की बात की गई है वो इसमें की गई है। और यहाँ पे इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहले को बोला गया नॉर्दर्न इंडिया, और दूसरे को बोला गया सेंट्रल इंडिया, तीसरे को बोला गया साउदर्न इंडिया। यानी हमारे भारत को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इंडिया के नाम से इसे विभाजित किया गया। जो मगध में जाके ये 16 एम्पायर में विभाजित हुआ, 16 जनपदों में विभाजित हुआ। तो अगर हम लोग देखें तो अभी से डिवीज़न की बात की गई और यहाँ पे पहली बार इसे तीन डिवीज़न में बांट दिया गया। इसके बाद हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे वो इसकी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसकी सोसाइटी की बात की जाए तो इस काल के आधार पर या इस काल में जो वर्ण थे या जो वर्ण का विभाजन किया गया था वो जन्म के आधार पर ही होने लगा था। इससे पहले जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते थे तो जो वहाँ पे वर्णों का विभाजन है वो जन्म के आधार पर नहीं हुआ करता था, बल्कि कर्म के आधार पर होता था। पर यहाँ पे पहली बार अगर हम लोग बात करें तो ये जन्म के आधार पर इसका विभाजन होना स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। इसी वजह से यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। यहाँ पे जो पुरोहित थे
वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि पुरोहितों के कहने पर ही सब कुछ होता था, सब कुछ किया जाता था। शूद्रों की जो हालत है वो पहले से भी खराब हो चुकी थी, पहले से भी उनकी यानी बद से बदतर स्थिति शूद्रों की होती थी। उनके साथ जो व्यवहार था वो व्यवहार क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वो व्यवहार खराब होता जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पे जो शूद्र है वो ना तो वेद पढ़ सकते थे, जो शूद्र हैं वो ना तो वेद पढ़ सकते थे और ना ही यज्ञ करने की उनको इजाज़त थी। इसके साथ साथ यहाँ पे जाति एवं गोत्र व्यवस्था की भी शुरुआत की गई। यहाँ पे गोत्र की जो शुरुआत है वो उत्तर वैदिक सभ्यता से की गई। ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, जो गोत्रों की शुरुआत है वो कब से की गई, तो उत्तर वैदिक सभ्यता से इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद यहाँ पे अगर हम इसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम में जो राजा का विकास हो गया था, यहाँ पे राजा का जो पद था वो क्या हो गया था, अनुवांशिक हो गया था। जो राजा का पद था वो हो गया था अनुवांशिक, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये अब कहा जाने लगा था, ये अब होने लगा था। राजा का पद पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। राजा का पद जो है यहाँ पे शक्तिशाली हो गया था। और इसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम, अब हम लोग देखेंगे इसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में, और इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, मेन जो इसका बिजनेस था वो क्या था। यहाँ पे पहला जो बिजनेस था वो कृषि और दूसरा जो था वो था व्यापार। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं या जब उससे हम कंपेयर करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप क्या देखते हो कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनका जो पहला था वो ट्रेड था और दूसरा था वो था एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। और अब यहाँ पे दोबारा ये उलट गया है, और यहाँ पे उसमें हमने जो देखा था नगरीय सभ्यता के बारे में देखा था, अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में देखा था। यहाँ पे ये जो सिविलाइजेशन है ये डेवलप तो हुई, पर यहाँ पे ये गांव की तरफ ज़्यादा विकसित होती चली गई। इसी वजह से यहाँ इन्होंने पहले कृषि को अपना पहला व्यवसाय चुना और दूसरा जो व्यवसाय था वो व्यापार को चुना। इसके साथ साथ यहाँ पे आयरन यानी लोहे की खोज की गई, और लोहे की खोज होने के कारण ये जो, अगर हम बात करें ये वैदिक सभ्यता है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि लोहे से काफ़ी प्रोडक्ट बनाने शुरू हो चुके थे। और लोहे की बात की जाए जिसकी खोज अगर हम देखें तो कहाँ पे नहीं हुई थी, लोहे की खोज इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं की गई थी। ये दो पॉइंट भी आप याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहे की खोज नहीं हुई थी और वहाँ घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लोहे के साथ साथ घोड़े के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे पहली बार जो है भू स्वामित्व की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई थी, यानी कि जो ज़मीन पर कब्जा करना, ज़मीन पर मालिकाना हक बना देना, ये सब चीज़ें भी शुरू की गई थी कि भैया ये ज़मीन फलाने की, ये ज़मीन फलाने की। बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, जिसको ज़मीन मिलती थी वो वहीं पे उपज कर लेता था या जो उसका उपयोग कर लिया करता था। पर आज के दौर में जो व्यवस्थाएं हैं वो उत्तर वैदिक सभ्यता से ही फैलाई जा गई हैं, जैसा कि आज ओनरशिप सिस्टम यहाँ पे जो चलाया जाता है। इसके अलावा टैक्स सिस्टम की शुरुआत की गई, यानी कि जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा उस प्रोडक्शन का 1/6 यानी कि 1/6 भाग जो है वो कर के रूप में देना होगा। एंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो अर्ध नगरीयकरण, परंतु अंत में हम दूसरा नगरीयकरण देखते हैं, यानी कि इट वाज सेमी अर्बन सिविलाइजेशन बट इन दी लास्ट, यानी कि इसमें देखो पहली बात कि इसमें अर्बन सिविलाइजेशन तो थी बट सेमी सिविलाइजेशन थी, पर लास्ट में थी वो। ओके, इसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट देखेंगे वो है इसके रिलीजन के बारे में। इनका जो धर्म के ऊपर देखें, रिलीजन के बारे में देखें तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे जो आप ब्रह्मा विष्णु और महेश की कहानी सुनते हो, ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मदेव, विष्णु यानी कि विष्णुदेव और महेश यानी कि शिव जी। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव महेश की जो ये व्यवस्था शुरू हुई थी, वो ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वो इस उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुआ था। इससे पहले यानी कि भोले शंकर या शिव जी को पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे इसमें जो प्रजापति हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे, बिकम ऑफ सुप्रीम ऑफ गॉड। जो प्रजापति थे बिकम सुप्रीम ऑफ गॉड, जो भगवानों के जो सुप्रीम होते थे उसे प्रजापति कहा जाता था। और शूद्रों की बात करें तो पुरुषान, जो कि जानवरों को यानी कि हु प्रोटेक्ट केटल, वो अब शूद्रों के भगवान बन चुके थे, यानी कि शूद्रों ने अपना भगवान उन्हें अपना समझ लिया था। इसके साथ साथ इसमें कुछ फेमस यज्ञ की जानकारी मिलती है हमें, और उन यज्ञ के बारे में आपको याद रखना है। और वो फेमस यज्ञ क्या है, तो देव यज्ञ, योजना यज्ञ, और इसके द्वारा पितृ यज्ञ और सोम यज्ञ और राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ।
तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत कब से हुई थी। तो आपको याद रखना है लेटर वैदिक सभ्यता यानी कि उत्तर वैदिक काल से इसकी शुरुआत हुई थी अश्वमेध यज्ञ की। लोहे की खोज कहाँ हुई थी, तो वैदिक सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मत लगाना, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि लोहे की खोज कहाँ हुई थी, तो वैदिक सिविलाइजेशन में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राजा का पद जो है अनुवांशिक कब हुआ था, तो लेटर वैदिक सभ्यता से इसका जो पद है वो क्या हो गया था, अनुवांशिक हो गया था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये यहाँ पे निश्चित कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके उत्तर वैदिक सभ्यता से बन सकते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि आपसे वो ये पूछ सकता है कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो किस सभ्यता या किस काल के दौरान किया गया था या कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आयरन यानी लोहे की खोज जो है वो कहाँ या किस सभ्यता में की गई थी, तो वैदिक सभ्यता में या वैदिक सिविलाइजेशन में इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो घोड़े के साक्ष्य हैं वो कौन सी सिविलाइजेशन से पहली बार मिले थे, तो वैदिक सिविलाइजेशन के घोड़े के साक्ष्य जो है वो पहली बार मिले थे। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था, उत्तर वैदिक सभ्यता से आया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वर्णों को 4 वर्गों में बांटा गया, ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं, 4 वर्ण कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। पहला वर्ण जो था आपका वो क्या था, मैंने बताया पहला वर्ण यहाँ पे ब्राह्मण, और दूसरा क्षत्रिय, तीसरा अगर हम बात करें वैश्य, और चौथा अगर हम बात करें शूद्र। ब्राह्मण जो कि पुजारी पुरोहित कहलाते थे, वैश्य यानी कि जो योद्धा होते थे, जो वॉरियर्स हुआ करते थे, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वैश्य यानी कि जो व्यापारी हुआ करते थे, और शूद्र यानी कि जो छोटे छोटे काम करते थे, घर के काम करना, मट्टी बर्तन, ये सब जो है ये शूद्रों के द्वारा किया जाता था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने उत्तर वैदिक सभ्यता से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे मगध एम्पायर की बात करेंगे, मगध के राइजिंग की बात करेंगे। मगध एम्पायर जिसमें उसे 16 जनपदों में किस तरीके से बांटा गया, जिसमें 4 जनपद जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे। वो 4 जनपद कौन कौन से थे, तो ये सारे जो है आपको डिस्कस करना है, मुझे बताना है। ध्यान रखना कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना नहीं भूलना है कि मगध में जब मगध एम्पायर की हम बात करेंगे उस टाइम पे हम लोग 4 सबसे पावरफुल जनपद की बात करेंगे। आपको बताना है वो 4 पावरफुल एम्पायर या 4 पावरफुल जनपद कौन कौन से थे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे जिसमें मगध एम्पायर की बात करेंगे, और अगर आपने मेरी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे समझने में दिक्कतें नहीं आएगी। बाय बाय फ्रेंड्स।